इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में जो टॉपिक ले रहे हैं आज दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। और वैसे तो ये टॉपिक मैथमेटिकल टॉपिक है, मैथमेटिकल टूल्स है अगर कहें तो, लेकिन ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कि फिज़िक्स में बहुत जगह पे काम में आता है। और ख़ास करके ये जो चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला चैप्टर है जिसमें हम गॉस लॉ और ये सब पढ़ रहे हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सर्टेन सिचुएशंस। फ्लक्स की कैलकुलेशन इसको जानने के बाद में काफ़ी आसान हो जाती है और भी जगह इसका यूज़ होता है। तो जैसे जैसे टाइम टू टाइम वो सिचुएशंस आएंगी तो वो हम देखते जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद सॉलिड एंगल। और इस लेक्चर में हमारा जो मेन जो यहाँ फोकस रहेगा, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, देखना, समझना, ये रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई करके हम फ्लक्स वगैरह में अपना इसमें काम चला सकते हैं, फ्लक्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको मैं जो हम ऑलरेडी जो एंगल जानते हैं उस एंगल से कनेक्ट करता हुआ चलता हूँ। तो जो सॉलिड एंगल है उस सॉलिड एंगल को ये बोला जाता है कि दिस इज 3D वर्जन ऑफ एंगल, 3 डायमेंशनल वर्जन ऑफ एंगल। तो 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशनल वो ये जो हम पहले से जानते हैं, और उस 2 डायमेंशनल एंगल को प्लेन एंगल भी बोला जाता है। तो मैं दोनों को साथ के साथ कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ सिचुएशन को। तो प्लेन या 2D एंगल, एक बार हम इसको भी डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज मान लीजिए कोई भी लाइन है, ये इट कैन बी ए लाइन, इट कैन बी ए कर्व, लेंथ वाली चीज़ होनी चाहिए। तो लाइन या कर्व कुछ भी है, ये मुझे पता करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स को उठाते हैं यहाँ से और उसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो वी ज्वाइन द एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन फ्रॉम टू दिस पॉइंट। तो ये ज्वाइनिंग कर दी गई। सपोज ये ज्वाइनिंग हो गई। नाउ व्हाट, अब मेरे को ये एंगल मेजर करना है थीटा। तो थीटा मेजर करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस लेते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि इसको सेंटर अज्यूम करेंगे और सेंटर अज्यूम करके एक सर्कुलर आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ये जो एक तरीके से बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ को ज़रूर कट करें, इतना इतना तो ज़रूर ड्रॉ करेंगे। इन बाउंड्रीज़ के बीच में जो लेंथ इंटरसेप्ट हो रही है, सपोज़ ये लेंथ L है और लेट से मैंने R रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया था। तो थीटा इज़ डिफाइंड एज दिस प्लेन एंगल, थीटा इज़ डिफाइंड एज L/R। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने रेडियस का सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो। आप ज़्यादा रेडियस, कम रेडियस का कैसे भी कर लो। सपोज़ आपने यहाँ पर ये R1 रेडियस का ये ड्रॉ कर लिया, तो जो लेंथ है वो मिलेगी L1। तो प्रोपोर्शनलिटी में वो लेंथ बढ़ जाती है। अगर आप L1/R1 निकालोगे तो उसकी भी वही वैल्यू होगी। इसी तरीके से रेडियन में हमेशा हम थीटा को डिफाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली कि इसका जो यूनिट है वो यूनिट यहाँ पे क्या, रेडियन है। रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस कर्व के लिए, आप किसी इस लाइन के लिए, ये मान लीजिए कि कोई अगर ये कर्व होता है एक, जिसके ये दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसके लिए भी मैं एंगल इस तरह से डिफाइन करता। कोई भी और दूसरी लाइन भी होती है। अब इसको अगर आप आगे एक्सटेंड कर लो इस तरीके से, सॉरी, इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर लो तो कोई भी कर्व, लाइन, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, ये सभी जो हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम एंगल ही सबटेंड कर रहे हैं। थीटा एंगल के बराबर एंगल यहाँ पे ये सबटेंड कर रहे हैं। अब इसी कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं 3 डायमेंशनल एंगल या सो कॉल्ड सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, आखिर सॉलिड एंगल में अब यहाँ पर इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा इसमें 3 डायमेंशनल आपको सोचना पड़ता है सॉलिड एंगल की जहाँ तक बात होती है। तो पहले तो ये देखते हैं कि आखिर होता क्या है यहाँ पर ये। तो सॉलिड एंगल में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसी सरफेस की। ठीक है, कोई एक सरफेस होती है और लेट्स से कि वो सरफेस इस तरीके की, कैसी भी रैंडम, रेगुलर, कैसी भी सरफेस हो सकती है, ओपन, क्लोज, कैसी भी हो सकती है। डायग्राम बनाने के लिए अभी जस्ट मैं यहाँ पर ओपन सरफेस ही बना रहा हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे कोई भी इस तरीके की सरफेस है, इट इज़ एनी काइंड ऑफ सरफेस। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस की एक तरीके से बाउंड्री है, उसकी एक तरीके से पेरीमीटर टाइप की है। ठीक है, पेरिफेरी ऑफ दिस सरफेस है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है कि कोई पॉइंट मुझे दिया गया होगा जहाँ पे सॉलिड एंगल ऑब्टेन करना है। सपोज़ ये पॉइंट मुझे दिया गया और मुझसे कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालोगे, सॉलिड एंगल पता करो कि क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने इस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था इस पॉइंट के साथ में। यहाँ पर लाइन तो है नहीं है, ये तो पूरी एक पेरिफेरी है। इस पेरिफेरी के हर एक पॉइंट को हम लेंगे और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे।
तो जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, वी विल ज्वाइन ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अब सारे पॉइंट ज्वाइन करने का तो कोई मतलब है नहीं, एक्सट्रीमिटीज़ पे पहुंच जाते हैं सीधे सीधे, जो बिल्कुल लास्ट में आएगी बिल्कुल। तो मान लीजिए यहाँ कहीं पे जो ये लाइन है वो बिल्कुल लास्ट में आ रही है, इसके अलावा बाकी सभी जो लाइन है वो इसके अंदर अंदर ही है। यहाँ पर ये कोई लाइन है जो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आ रही है। अगर आप इसको 3D में विजुलाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि ये कौन टाइप का सरफेस बन रहा है यहाँ पर। ये जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस इज़ बेसिकली ए कोन, एक कोनिकल टाइप का सरफेस यहाँ पर ये बन रहा है। तो इस सरफेस के पेरिफेरी के सारे पॉइंट्स को अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूँ तो एक परफेक्ट टाइप का कोन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एक परफेक्ट कोन बन गया यहाँ पर ये। लेकिन अब जब भी आपने कोन को देखा होगा या कोई चीज़ खरीदी होगी, जैसे मूंगफली या इस तरह की चीज़ें, चने वगैरह खरीदे होंगे, तो उसमें वो इस तरह के कोन में कागज़ का कोन बना करके देते हैं। और हमेशा आपको लगता होगा कि यहाँ पे देयर इज़ सम एंगल, और वो जो एंगल है वो एंगल उस तरीके का एंगल नहीं जैसे यहाँ पर बन रहा है। ये कुछ 3 डायमेंशनल में इस तरीके का यहाँ पर ये एंगल बनता हुआ आपको नज़र आता होगा इसके अंदर। तो यही जो 3 डायमेंशनल टाइप का कुछ एंगल बनता हुआ पूरे में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इसमें, उसी को हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पर एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, और उसका जो सिंबल है वो सिंबल यहाँ पर ये इस तरीके का ओम टाइप का सिंबल होता है। तो दिस सिंबल इज़ नोन एज ओम। सो सिंबल यहाँ पर ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर सिंबल वगैरह थीटा अल्फा जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, लेकिन जनरली यहाँ पर इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हो गया यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग कि सॉलिड एंगल किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अब सॉलिड एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर तो क्या किया था कि यहाँ पर हमने ये थीटा एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये एल निकाला और एल डिवाइड बाई आर कर दिया। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। इसको सेंटर एज्यूम करके एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक सर्कुलर आर्क, सब कुछ प्लेन में हो रहा है 2D, यहाँ पे सब कुछ 3D में होगा। यहाँ पर इसको सेंटर लेते हुए आप एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, और वो स्फीयर जो है उसका कितना हिस्सा इससे कट हो रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर ये जो आपने सर्किल ड्रॉ किया था उसका कितना हिस्सा यहाँ पे कट हो गया, एल लेंथ वो ले लिया यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ स्फीयर अज्यूमिंग दिस एज अ सेंटर। तो कोई बंदिश नहीं है कि आप यहाँ पे किस रेडियस का ड्रॉ करना चाहते हो, आपको जो मर्जी है उतने रेडियस का आप यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लो। तो सपोज़ हमने यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है, और स्फीयर ड्रॉ करने के बाद में अब उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना इन बाउंड्रीज़ के अंदर है। ये जो बाउंड्रीज़ 2 लाइन यहाँ पर दिख रही है बाउंड्री वाली, ये आपको इसमें 2D डायग्राम में दिख रहा है, अदरवाइज़ ये पूरा कोन है, कोन की बाउंड्रीज़ है एक तरीके से। तो कोन की जो बाउंड्रीज़ है उनके बीच में जो स्फीयर हमने बनाया उस स्फीयर का कितना एरिया इंटरसेप्ट हो रहा है, कितना सरफेस एरिया स्फीयर का यहाँ पर आ रहा है, वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें 3 डायमेंशनल यहाँ पे व्यू लाना चाहता हूँ इसके अंदर। लेट्स से कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक कैप टाइप का बन रहा होगा, इसको मैं एक अलग से यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये कैप टाइप का यहाँ पर ये बनना चाहिए। सपोज़ आपने एक स्फीयर बनाया और उस स्फीयर का कुछ पार्ट आप यहाँ पर कट करके दिखा रहे हो, तो सपोज़ कुछ इस तरीके का पार्ट यहाँ पर ही रहा होगा। तो ये जो यहाँ पर एरिया मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है, वो एरिया यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरिया है इसका, ठीक है। तो ये जो भी एरिया इंटरसेप्ट हुआ है उस एरिया को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो जो सॉलिड एंगल यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, दैट सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगेन डायमेंशनल क्वांटिटी होगी, यहाँ पे लेंथ बाय लेंथ, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। तो एरिया एस इज द एरिया इंटरसेप्टेड between the boundaries of cone, ठीक है। जो भी कोन बन रहा है उसके बाउंड्रीज के बीच में इसका कितना एरिया इंटरसेप्ट हो रहा है, वो एरिया कुछ इस तरीके का एक कैप टाइप का एरिया होगा, एक स्फेरिकल कैप बन रहा होगा यहाँ पर, ये वो एरिया। अगेन ये मैटर नहीं करता है कि आप यहाँ पर अब ये कहाँ पर ले रहे हो, ये जो रेडियस है वो रेडियस आप कितने ले रहे हो। आप रेडियस थोड़े ज़्यादा ले लो तो आपको थोड़ा ज़्यादा एरिया यहाँ पर मिल जाएगा इसमें। लेट से कुछ इस तरीके का मिल गया, आपने रेडियस यहाँ पर लेट से R1 ले लिया था, तो अगर आपने रेडियस यहाँ पे R1 ले लिया था तो आपको इस तरीके का एरिया मिल जाएगा। तो आप ऐसे लिख दोगे कि ये एरिया है S1 और ये R1 है, तो S1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर।
तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर किस तरीके का एरिया, किस तरीके का, कितने रेडियस का यहाँ पर ये स्फेयर बना रहे हो। जिस तरीके से बिल्कुल वैसा था वैसे के वैसे यहाँ पर है। इसके जो यूनिट होगी, यूनिट इज स्टेरेडियन, तो इसकी यूनिट है रेडियन, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल का एक बेसिक आइडिया देने के बाद में कुछ डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ पे कैलकुलेशंस देखते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑफ सॉलिड एंगल, और साथ के साथ में प्लेन एंगल को भी लेता चल रहा हूँ जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाएँ दोनों में। सपोज़ हमें यहाँ पर एक बहुत छोटा सा यहाँ पर ये कर्व दिया गया है, या बहुत छोटी सी एक लाइन दी गई है, और मुझे यहाँ पर पता करना है कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो सपोज़ ये जो लाइन है, ये लाइन डी एल लेंथ की या डेल्टा एल लेंथ की है, इसकी लेंथ बहुत ही कम है, और सपोज़ ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और मान लीजिए कि रेडियस आर के बराबर है, तो यू कैन राइट कि डी थीटा इज इक्वल टू दिस डी एल डिवाइड बाई आर। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि जो रेडियल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, और यहाँ पर क्योंकि बहुत छोटा सा ही है तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि एक सर्कुलर आर्क का ही बहुत छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर सर्किल का ही बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है ये। अगर एक सर्किल है, सर्किल में अगर मैं बहुत छोटा सा पार्ट लेता हूँ तो दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन, और कुछ उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कि अगर ये इस रेडियल लाइन के अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का लेट्स से है ये, सपोज इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है काफ़ी स्मॉल, लेकिन ये इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रेडियल लाइन है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे डीएल का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये जो होना चाहिए वो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तभी जा कर के वो सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके का पार्ट होगा यहाँ पे, तो वो इस रेडियल लाइन के सपोज यहाँ परपेंडिकुलर है, और लेट्स से यहाँ पर ये जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ यहाँ पे हो जाएगी डी एल कॉस अल्फ़ा। तो अगर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है तो हमें यहाँ पर वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर है, देन वी कैन डिफाइन डी थीटा आर, और फिर ये भी आर हो जाएगा। तो दिस डी थीटा कैन बी रिटन एज डी एल कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली यहाँ पर हम सॉलिड एंगल के लिए भी इस तरीके का यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक बहुत छोटा सा पैच है, अगर आप स्फेयर पे अगर आप बहुत छोटा सा अगर आप एक पैच ले लो स्फेयर के ऊपर, तो वो जो बहुत छोटा सा पैच होगा स्फेयर के ऊपर, तो वो एक डिस्क जैसा ही होगा। तो सपोज डिस्क जैसा यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पैच है, लेकिन अगेन वही कहानी इसके साथ भी है कि ये जो रेडियल लाइन है वो इस डिस्क के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस छोटे से पैच के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो सिंपली आप बोलोगे कि ठीक है, इसी एरिया को यहाँ पर आप डायरेक्टली लेकर के आगे कैलकुलेशन कर सकते हो ds, और अगर ये रेडियस आर है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें दिस सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा इज ds डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस रेडियल लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, या फिर आप कह सकते हो जो रेडियल लाइन है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, जो ds वेक्टर का डायरेक्शन है और जो रेडियल का डायरेक्शन है वो एक ही है इसके अंदर। लेकिन अगर इससे कुछ उल्टी सिचुएशन यहाँ पर आ जाए, अगर ये इस डायरेक्शन में अगर नहीं हो और थोड़ा सा कुछ एंगल मेंटेन कर रहा हो, सपोज इट इज़ समथिंग लाइक दिस, तो बहुत छोटा सा ही, लेकिन डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बना रखा है यहाँ पे। तो इस केस में दिस इज़ द रेडियल वेक्टर, और यहाँ पे जैसे पहले एरिया को आपने इस तरीके से रखा हुआ था, एरिया कुछ इस तरीके से था, आपने बस उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, टिल्ट कर दिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर था जो कि बिल्कुल सीधा उधर आ रहा था, अब वो भी इसके साथ साथ उतना ही टिल्ट हो जाएगा। तो जो एरिया वेक्टर है होगा वो इसका कुछ ऐसे हो जाएगा अब के बार, ds वेक्टर का डायरेक्शन और ये रेडियल का डायरेक्शन, और सपोज इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज़ अल्फ़ा। या फिर आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि ds का ये कंपोनेंट जो है वो ds कॉस अल्फ़ा होगा, और इसी को बोलने का तरीका यहाँ पर ये है कि ds, ये जो रेडियल लाइन है इस रेडियल लाइन के सामने जस्ट ये परपेंडिकुलर एरिया है एक तरीके से, दिस एरिया इज ऑल्सो ds कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ वेक्टर वाइज कंपोनेंट करके दिखाया गया, यहाँ पे सरफेस वाइज का कंपोनेंट करके दिखाया गया है। तो ds कॉस अल्फ़ा और उसके बाद में ये और ये तो बराबर ही हो गए r, और फिर आप ये एंगल निकाल सकते हो। तो दिस डी ओमेगा इज इक्वल टू ds कॉस अल्फ़ा
डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो रेडियल लाइन है उस रेडियल लाइन से जो वेक्टर है यहाँ पे एरिया वेक्टर, वो अगर कुछ इस तरह के एक एंगल बना रहा है तो वो एंगल भी फिर यहाँ पर आने लग जाएगा। यहाँ पे वो एंगल जीरो हो गया था इस केस में, तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो आएगा। तो इस तरीके से छोटे लाइन के लिए, छोटे लेंथ के लिए, छोटे एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए आप इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन आगे फर्दर मूव करते हुए, वैसे तो ये एक वेल नोन रिजल्ट है, सभी को पता ही है, लेकिन मैं एक बार यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ। एंगल सबटेंडेड बाय सर्किल एट इट्स सेंटर। तो सपोज़ ये अब एक तरीके से पूरा क्लोज हो चुका है, पूरा एक, जैसे अब तक हमने यहाँ पर एक लाइन ले लिया, एक कर्व ले लिया, लेकिन ये जैसे हमने सरफेस क्लोज होने की बात करी थी कुछ समय पहले, कुछ लेक्चर्स पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वैसे ये क्लोज कर्व है, दिस इज़ अ क्लोज कर्व। और मान लीजिए मैं इसका जो फेवरेट पॉइंट है सेंटर वो ले लेता हूँ। अब अगर मैं छोटे छोटे यहाँ पर इसके टुकड़े कर दूँ, जैसे अभी हमने छोटे छोटे पार्ट के लिए निकालना सीखा है यहाँ पे, तो अगर मैं छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दूँ, तो अगर इसकी लेंथ dl है और ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है आर रेडियस, तो ये जो डी थीटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dl डिवाइड बाई आर। इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करते चलो, और इसमें आपको कोई कंपोनेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी, तो देर इज़ नो नीड ऑफ कंपोनेंट ऑल्सो। तो आप बोलोगे कि जो ये टोटल एंगल यहाँ पर बनेगा इसके सेंटर पे, वो सारे एंगल को आप ऐड कर लो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, जितने भी एंगल बन रहे हैं सारे एंगल को ऐड करते चले जाओ। तो ऐड करने का मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर ये। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट द टोटल एंगल थीटा, और आर यहाँ पर इसके लिए भी उतना ही है, इसके लिए भी आर उतना ही है, इसके लिए भी आर उतना ही है, तो आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और टोटल लेंथ, तो टोटल जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, दिस विल गिव 2 पाई। तो ये सीधा सा रिजल्ट है कि अगर एक सर्किल है तो सर्किल अपने सेंटर पे टोटल मिला के कितना एंगल सबटेंड करता है, तो दैट आंसर इज ऑलवेज 2 पाई। इसी चीज़ को मैं अब यहाँ पर अब सॉलिड एंगल में स्फेयर के लिए कर रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पर सर्किल कर रहे हैं वहाँ पे वो स्फेयर के लिए कर रहे हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय स्फेयर, अब यहाँ पर एंगल का मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फेयर एट सेंटर, तो टोटल मिला के कितना सॉलिड एंगल ये सबटेंड करेगा सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे पैचेस बनाने पड़ेंगे, इस तरह के छोटे छोटे एरियाज़ लेने होंगे, और ये जो एरियाज़ हैं वो एरियाज़ यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे, इन पैचेस के एरियाज़ को, इन पैचेस के सॉलिड एंगल्स को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पैचेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इसमें, और हर एक पैच यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मैं डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो दिस डी ओमेगा इज डी एस, ये इसका एरिया हो गया डी एस, सरफेस एरिया, डिवाइड बाई रेडियस अगर आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये, और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे सभी मार तो उतना ही आ गया, तो यहाँ से आप इसको बाहर निकाल लो और पूरा सरफेस एरिया आ गया यहाँ पर ये, और पूरा सरफेस एरिया हम जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसके लिए, तो यू कैन कीप 4 पाई आर स्क्वायर, उसे टोटल सॉलिड एंगल आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो दिस इज़ 4 पाई। तो जिस तरीके से आप 2 पाई को याद रखते हो उसी तरीके से आपको 4 पाई को याद रखना होगा कि टोटल मिलाकर के जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो 4 पाई होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 पाई बड़े काम की चीज़ है, बाद में हम देखेंगे मैग्नेटिज्म में भी 4 पाई काम की चीज़ है, क्योंकि आप फॉर्मूले में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कहीं ना कहीं बहुत ही काम की चीज़ लग रही है इसमें, और यहाँ पर भी आ रही है 4 पाई यहाँ पर इसमें। तो टोटल मिला के सॉलिड एंगल 4 पाई, यूनिट इज स्टेरेडिन। तो ये जो डेटा है इस डेटा को याद रखना होगा। तो हमने सर्किल जो कि एक क्लोज्ड कर्व होता है उसकी बात कर ली, लेकिन किसी भी जनरल क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करें, मैंने कोई भी एक रैंडम कर्व बना दिया, सपोज यहाँ पर सपोज मैंने कोई भी एक रैंडम कर्व यहाँ पे बना दिया, ये कर्व है, ध्यान रखें ये एक प्लेन डायग्राम है, ये सारी लाइनें हैं, सरफेस नहीं है। तो दिस इज़ अ कर्व, एक वायर है, मान लीजिए वायर लूप बना दिया मैंने, एक क्लोज कर्व बना दिया, लूप बना दिया। मैं कोई भी एक पॉइंट पकड़ लूँ यहाँ पर इसमें, सपोज कोई पॉइंट, अब इसके लिए तो मायने नहीं रखता है क्योंकि ये खुद ही रैंडम है, इसके लिए रैंडम है, तो अंदर में अब यहाँ पर अब कोई सिमेट्रिक पॉइंट तो हो नहीं सकता, तो कोई पॉइंट है मान लीजिए अंदर, यहाँ पे इट कैन बी एनी पॉइंट इनसाइड, लेकिन अंदर होना चाहिए। तो इस क्लोज्ड कर्व के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, और अगर अब मैं पूछता हूँ कि ये जो कर्व है, ये कर्व यहाँ पे टोटल मिला के कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो उसका आंसर निकालने के लिए हम तो चल पड़ेंगे जो हमने सीखा है यहाँ पर कि एंगल डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम छोटे छोटे यहाँ पर इसमें लेंथ लेना स्टार्ट कर देंगे। सपोज़ आपने एक ये लेंथ ले ली छोटी सी इसमें, लेकिन आप देखोगे कि ये जो लेंथ है वो लेंथ अब उस तरीके से परपेंडिकुलर टाइप की नहीं आएगी ये, ठीक है। इस तरीके से आप और लेंथ वगैरह यहाँ पर लेते चले जाओ, लेकिन आप ये देखोगे ज़रूर कि जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर आर नो लॉन्गर परपेंडिकुलर,
उस तरीके का नहीं आ रहा है, इस रेडियल के परपेंडिकुलर ये सब लेंथ यहाँ पर नहीं आ रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी लेंथ को आप लेते चले जाओ, फिर जो डी एल कॉस अल्फ़ा बनता चला जाएगा, तो डी एल कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई ये वाला आर, डी एल कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई ये वाला आर, ये आर भी तो अलग अलग होते चले जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे अगर R1 आएगा तो यहाँ कहीं R2 आएगा। यहाँ पर अगर ये DL1 आ रहा है तो यहाँ पर इफेक्टिवली यहाँ पर जो आप इस तरीके से ये करोगे तो ये कुछ DL2 कॉस अल्फ़ा टाइप का कुछ हो जाएगा। तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर आप यहाँ पर इस तरीके से जाओगे, क्योंकि वैसे ही रैंडम है यहाँ पर ये, तो रैंडमनेस में आप कैलकुलेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि ठीक है, जो कुछ भी है मैं क्या करूँगा कि इसको सेंटर मान लूँगा और सेंटर मान के यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लूँगा। मान लीजिए R रेडियस का मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो हमने पहले भी जो डायग्राम बनाए हैं उन डायग्राम में ये ज़रूर देखा है, जैसे मान लीजिए कि ये डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, और आपको यहाँ पर एंगल निकालना होता था। सपोज़ ये लाइन वो एंगल बना रही है, या फिर वो कर्व एंगल बना रहा है, या फिर कुछ भी ये एंगल बना रहा है यहाँ पर ये, तो मैं बोलूँगा कि जितना एंगल ये बना रहा है यहाँ पे उतने एंगल ये बनाएगा, उतने एंगल ये बनाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब के सब मिलाकर ये सब के सब यहाँ पर सेम एंगल बनाएंगे, थीटा ही बनाएंगे। तो वही लॉजिक आप यहाँ पर इस्तेमाल करो। आप ये बोल सकते हो कि जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है वही एंगल ये भी सबटेंड करेगा, जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है वही एंगल ये भी सबटेंड करेगा। इस तरीके से आप पूरे में घूम जाओ, तो पूरे में घूम जाओ तो उसके साथ साथ आप इस पूरे पे भी घूम जाओगे, इस सर्किल पे घूमते जाओगे, तो उसके साथ साथ यू विल कवर दिस क्लोज्ड कर्व जो कि एक जनरल कर्व है। और आप बोलते चले जाओगे जितना इसने किया उतना इसने किया, जितना इसने किया उतना उसने किया, तो इन सारे का जो समेशन है एक तरीके से वही समेशन इन सभी का होगा यहाँ पर एंगल का एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये रिजल्ट तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंटर पे सर्किल कितना करता है 2 पाई, तो यहाँ पर भी कितना करेगा 2 पाई, तो टोटल एंगल सबटेंडेड यहाँ पर भी कितना आंसर हो जाएगा 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो यहाँ से अब हम एक बहुत ही जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें अब चिंता नहीं करनी है कि ये जो क्लोज्ड कर्व है वो एक सर्किल है या कैसा भी उटपटांग रैंडम कर्व है, कुछ भी है। अंदर के किसी भी पॉइंट पे, हमने तो कोई पॉइंट यहाँ पे कोई प्रेफरेंस वाला पॉइंट तो ले नहीं रखा है, तो अंदर के किसी पॉइंट पे जो टोटल एंगल सबटेंड होगा प्लेन एंगल वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर एनी closed curve. Total angle subtended at any point, this is important, inside the curve, outside का हम देखेंगे अभी, inside the curve is 2 pi radian। और आप ये देखते जा रहे हो कि दोनों में जो रिजल्ट हैं सिमिलर टाइप के मिलते हैं, इसीलिए मैं साथ साथ दोनों को कंपेयर करता जा रहा हूँ। किन दोनों को, प्लेन एंगल को और 3D जो हमारा सॉलिड एंगल है उसको मैं साथ के साथ कंपेयर करता चल रहा हूँ, और दोनों के रिजल्ट एक जैसे ही मिलते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब अगर आप एक क्लोज्ड सरफेस की बात करोगे, यहाँ पे हमने क्लोज कर्व की बात करी, जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सरफेस की बात होनी स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी जनरल क्लोज सरफेस के लिए अब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 पाई रेडियन एंगल किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे होना चाहिए। मैं उसको एक बार प्रूफ भी कर देता हूँ क्विकली। तो फॉर जनरल, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ये रखो कि अब क्लोज सरफेस आ गया, और वहाँ पर भी फ्लक्स में भी ये होता था, क्लोज सरफेस ओपन सरफेस ये सारी चीज़ें चलती थी। कुछ हद तक हम उस डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फॉर जनरल क्लोज्ड सरफेस, तो सपोज़ अब ये कोई भी सरफेस है, तो पेपर पे या जब भी हम इस तरीके से 2D इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें इमेजिन करना पड़ता है कि ये सरफेस है, ये कर्व है। डायग्राम बनाने में सबके एक जैसे ही बनते हैं। तो कोई पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पर, आप इसमें आप छोटे छोटे पैचेस बना लोगे। अब वो पैचेस कोई ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर इस रेडियल के परपेंडिकुलर ही हों। जैसे यहाँ पे पैच कुछ इस तरीके का आ गया, तो अगर आपको पैच का एंगल वगैरह सब पता है तो आप वो जो डी एस कॉस अल्फ़ा होता है, डी एस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई R² करोगे फिर यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप पूरे सरफेस पे आपको करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। ऑन द होल सरफेस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। तो हर जगह का आप डी एस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई R² करो, सिग्मा समेशन, या फिर आप इंटीग्रेशन कह लो इसको, डी एस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई R² पूरा समेशन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर ये काम किया वैसे काम आप यहाँ पर भी कर लो। आप यहाँ पर एक स्फेयर बना लो,
दिस इज स्फेयर, वहाँ पे सर्किल था, यहाँ पे स्फेयर, आर रेडियस वगैरह का बना लिया। और आप बोलोगे कि जितना सॉलिड एंगल ये सबटेंड करने वाला है, क्योंकि वही लाइनें हैं, ठीक है, इसी तरीके का डायग्राम हमने देखा हुआ है कि वही लाइनें यहाँ पे इस तरीके से, वही बाउंड्रीज़ हैं। अब चाहे वो एरिया ये वाला हो, ये भी उतना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा अगर इनके बीच में है, तो चाहे वो एरिया यहाँ पर ये वाला हो, यहाँ पे ये भी उतना ही सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। तो इट डजेंट मैटर कि अब ये वाला एरिया है कि ये वाला एरिया, ये उतना ही सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा जितना सॉलिड एंगल यहाँ पर ये सबटेंड करेगा। तो इसका मतलब ये जो पैच मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, ये भी उतना सॉलिड एंगल यहाँ सबटेंड करेगा, ये जो पैच मेरे को मिल रहा है ये भी उतना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जितना सॉलिड एंगल मिल करके ये यहाँ पे क्रिएट करने वाला है, उतना ही सॉलिड एंगल ये स्फेयर भी क्रिएट करेगा। और स्फेयर के सेंटर पे हमको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आती है, वहाँ पे कैलकुलेशन हम अच्छी तरीके से दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो अगेन हम इसको याद रख लेंगे, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस total solid angle at any point inside the surface is 4 pi steradian। कैलकुलेशन भले हमने यहाँ पर सही तरीके से तो उसके लिए किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लॉजिक दे करके समझा दिया कि यहाँ पर भी वही आंसर आएगा जो आंसर हमें स्फेयर के सेंटर पे या फिर सर्कल के सेंटर पे मिला था। तो एंगल के टर्म से बात करते हैं तो 2 पाई, और सॉलिड एंगल के टर्म से बात करते हैं स्फेयर के लिए 3D सिचुएशन में तो ये हो जाता है 4 पाई। अब किसी क्लोज कर्व के अगर कोई बाहर पॉइंट है तो उसके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे करना होगा। तो मैं सपोज एक सर्किल ही ले लेता हूँ, और सर्किल को अभी मैंने यहाँ पर इस तरह से डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। धीरे धीरे मैं इसको क्लोज करता चला जाऊँगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे मुझे एंगल देखना है, तो मान लीजिए मैंने अभी आधा कंप्लीट कर लिया, लेट से मैंने आधा कंप्लीट कर लिया इसको, और अब मैं इस आधे सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पर अगर देखना चाहूँ कि कितना एंगल होगा, तो मुझे बस दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। तो कोई भी कर्व दिया उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को पकड़ेंगे और ज्वाइन कर देंगे इसके साथ में। तो लेट अस ज्वाइन दिस, और जो भी एंगल सबटेंड होगा उसी को हम बोलेंगे कि इस कर्व ने यहाँ पर इतना एंगल सबटेंड किया है। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने और इसको कंप्लीट कर दिया, लेट से यहाँ तक पहुँचा दिया, बस हम लिमिटिंग सिचुएशन पे पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करके। तो अगर मैं इसका देखूंगा तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप यहाँ पर ऐसे मूव करते जाओगे, इसको कर्व को कंप्लीट करते चले जाओगे, क्लोज करते चले जाओगे, तो वैसे वैसे यहाँ पर जो सबटेंड होने वाला एंगल है वो भी लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचा दिया और एंगल कम होता चला जाएगा, यहाँ तक पहुँचा दिया अपने कर्व को, कर्व अभी इतना यहाँ से इतना खुला हुआ है, बस इतना पूरा क्लोज हो चुका है। तो आप लगातार देखो कि लिमिटिंग जो सिचुएशन है उसमें ये लगातार यहाँ पे कम होता चला जाएगा। और जब आप इसे क्लोज कर दोगे तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉर ए क्लोज्ड कर्व किसी बाहर वाले पॉइंट पे जो टोटल एंगल सबटेंडेड होगा वो 0 हो जाएगा। और उसी को मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल के लिए भी जनरलाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, एनी क्लोज्ड कर्व, ठीक है, अगर हम एंगल की प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं तो क्लोज कर्व, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर सॉलिड एंगल के लिए लिखता जा रहा हूँ। तो फॉर एनी क्लोज्ड कर्व और सरफेस, एनी क्लोज्ड कर्व और सरफेस सबटेंड्स 0 प्लेन एंगल, और वही इसके लिए अगर हम बात करते हैं सरफेस के लिए तो 0 सॉलिड एंगल हो जाएगा एट एनी पॉइंट आउटसाइड इट। और जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक आप इनसाइड आउटसाइड डिफाइन नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखो। तो इनसाइड आउटसाइड तभी डिफाइन हो पाता है जब ये क्लोज हो। तो अगर एक क्लोज्ड कर्व चाहे वो कैसा भी हो, वो अब सर्कुलर हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा यही आंसर रहेगा, एनी क्लोज्ड कर्व सबटेंड्स 0 प्लेन एंगल एट एनी पॉइंट आउटसाइड इट। तो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। तो अगर पॉइंट अंदर होगा तो 2 पाई या 4 पाई हो जाएगा प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, अगर बाहर होगा तो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल सब 0 होगा यहाँ पे टोटल मिला करके, लेकिन जो कर्व या सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं आगे, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ डिस्क, यानी कि एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर एरिया एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो सपोज ये कोई एरिया है सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में, और इसके एक्सिस पे ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है। और सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं
जो इसकी पेरिफेरीज के पॉइंट है उसको यहाँ से मिलाना होता है, तो ये बिल्कुल बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं। कॉनिकल सरफेस फॉर्म हो रही है यहाँ पर ये 3D में, और यहाँ पर आधा आधा एंगल जो थीटा थीटा की इक्वल, टोटल मिलाकर के जो एंगल है प्लेन एंगल ये थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो हमें जो आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना है कि इन टर्म्स ऑफ थीटा यहाँ पे सॉलिड एंगल की क्या वैल्यू होगी जो ये सरफेस यहाँ पे सबटेंड कर रही है। तो उसके लिए हमें वही करना होता है कि इसको सेंटर माना और एक स्फेयर ड्रॉ कर लिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक ऐसा स्फेयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक के बराबर हो जाएगी। ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के, तो यही इसकी रेडियस हो जाएगी। आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ड्रॉ करो। मैं इसको रेडियस लेकर के एक स्फेयर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर क्या होगा कि जो स्फेरिकल कैप बनेगा उस स्फेरिकल कैप का ये डिस्क एक हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल कैप है तो एक स्फेयर होगा और नीचे यहाँ पर एक इस तरीके का रहेगा वहाँ पर, तो उसी स्फेयर का यहाँ पर ये हिस्सा बन जाएगा, ये जो डिस्क यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस डायग्राम के अंदर। तो लेट अस मेक अनदर डायग्राम जिसमें यहाँ पर एक स्फेयर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पर ये एक स्फेयर बना लिया है, और इस स्फेयर में ये वाले डिस्क को मैं कुछ यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सपोज़ ये वाले डिस्क यहाँ पर है ये। अब मुझे कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये देखना वाली बात है इसमें कि विच एरिया इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो ये जो स्फेरिकल कैप दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल कैप, ठीक है, इस स्फेरिकल कैप या इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया आपको कैलकुलेट करना होगा। तो स्फेरिकल सरफेस उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जो भी एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये करते ही हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। सपोज जो रेडियस वगैरह है उस रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसमें, रेडियस इज इक्वल टू आर ऑफ दिस स्फेयर। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जो कैप ऊपर बन रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, और उसके लिए वी हैव टू टेक सम एलिमेंट्स। तो इसमें एलिमेंट ले लेते हैं, और एलिमेंट यहाँ पे किस तरीके से ले पाएंगे वो देखते हैं। तो एलिमेंट जो है सर्कमफेरेंशियल रिंग के फॉर्म में लेंगे। सपोज़ यहाँ पर ये इस तरीके से आप सर्कमफेरेंशियल रिंग्स इस पर ले सकते हो। यू कैन टेक रिंग्स लाइक दिस। जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कैलकुलेशन में रिंग्स लेते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये। तो आपने ये रिंग ले लिया, इस रिंग का एरिया लिख करके आप इसको इंटीग्रेट करके ये एरिया कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पर अब सपोज़ ये जो एलिमेंट लिया गया वो एलिमेंट यहाँ पर किस तरीके से लिया गया उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ द एलिमेंट इज़ टेकन हियर। तो एलिमेंट यहाँ पे अब किस तरीके से हमने लिया है इसमें। तो सपोज़ ये जो लाइन है, ये फाई एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। थीटा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी थीटा यहाँ पर हमने यूज़ कर रखा है, और ये हो गया फिर डी फाई की वजह से यहाँ पर ये जो मेरे को इसका विड्थ मिलेगा इस रिंग का वो हो जाएगा आर डी फाई। तो मुझे अब ये एरिया कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरीके की जो सर्कमफेरेंशियल रिंग है पूरे पे घूम रही होगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो सर्कमफेरेंशियल रिंग है इसका एरिया लिखना होगा। एरिया लिखने के लिए सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ करना होगा। तो इसके जो रेडियस है ये रेडियस आप यहाँ पर देख सकते हो। रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आर है, ये आर कोस फाई, ये रेडियस हो जाएगी आर साइन फाई। तो ये इसकी रेडियस हो गई। तो अब ये जो रिंग है इस रिंग का एरिया मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर डी एस। तो ये एरिया हो जाएगा सर्कमफेरेंस, तो रेडियस है आर साइन फाई, तो 2 पाई रेडियस, तो ये हो गया सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ आर डी फाई। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और उससे यहाँ पर ये जो स्फेरिकल कैप है उसका एरिया आ जाएगा। प्रॉपर लिमिट्स लगा लेते हैं। तो फाई की जो लिमिट है वो कहाँ तक, तो हमें ये जो एंगल दिया गया है, ये जो एंगल है गिवन है, ये पूरा एंगल थीटा है। दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा। तो फाई की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के थीटा तक लगेगी यहाँ पर इसमें, और उससे आप ये एस कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। तो एस इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकालो, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई, इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस फाई फ्रॉम 0 टू थीटा। आप लिमिट्स यूज़ करोगे यहाँ पे, तो लिमिट्स यूज़ करने के बाद में इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड इट विल गिव 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जहाँ तक फिज़िक्स की बात है, एज फार एज फिज़िक्स इज कंसर्न्ड, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिज़िक्स में ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड एंगल का। अब तक हमने जो सारा डिस्कशन किया है वो डिस्कशन पे हमने सारा इसका बेसिक्स देख लिया कि वो बेसिक्स क्या हैं, और एक पर्टिकुलर टाइप की सरफेस के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की एक फाइनाइट बड़ी सरफेस के लिए
यहाँ पर हमने सॉलिड एंगल कैलकुलेट किया है और वो सरफेस है एक सर्कुलर सरफेस। तो सर्कुलर सरफेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, उसका ये आंसर है। इस आंसर में आपको थीटा का ध्यान रखना है कि जो डिस्क है और उसको अगर मैं इसके एक्सट्रीमिटीज़ को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, यहाँ पर पेरिफेरी के इस पॉइंट को मिलाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद में एक्सिस पे एक पॉइंट है और ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज थीटा, और पूरा मिला के 2 थीटा। यहाँ पर अगर मैं पूरे को थीटा बोलूँगा तो फिर ये थीटा बाई टू होगा, फिर यहाँ पर थीटा बाई 2 के बराबर ये होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्लक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इसका यूज़ होगा, जो भी एप्लीकेशंस होंगे इसके, उन एप्लीकेशंस को नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे।